औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम सहाफ़ी दोस्तों का शुक्रिया। मैं पहले ये बताता चलूँ कि इस वक्त हुकूमत सिंध की जानिब से सिंध भर में जो ट्रांसपोर्ट की मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उस पर काम जारी है और आइंदा बजट के लिए भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने हुकूमत सिंध को ये गुजारिश की है कि जिस तरीके से इस वक्त आपके पास कराची में हमारे पास ऑरेंज लाइन BRT चल रही है, पीपल्स बस सर्विस चल रही है, पिंक बस सर्विस चल रही है और EV बसेस चल रही हैं और मज़ीद जो अब ग्रीन बसेस आ रही हैं, इसके बाद मज़ीद हमने नए साल के लिए सिंध हुकूमत से हमने गुजारिश की है। और इसके अलावा आपको बता दूं कि रेड लाइन BRT और येलो लाइन BRT पे भी काम जारी है। वो 500 बसेस के लिए मंडे को कैबिनेट पे इजलास में वो एजेंडा पे रखा हुआ आइटम, और उसी में हमने उसके साथ साथ जो EV टैक्सी सर्विस है वो भी हमने काबीना को भेजा है कि उस पर भी मंजूरी दी जाए। तो हुकूमत सिंध का मकसद ये है कि ट्रांसपोर्ट के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जो पाकिस्तान भर में बाकी शहरों से पहले हम सिंध में शुरू कर रहे हैं, जैसे टैक्सी सर्विस या EV बस सर्विस, तो ये सिंध के लोगों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की जानिब से जो कोशिशें हैं कि ट्रांसपोर्ट के मसाइल हल हों, उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी सिंध के लोगों के लिए। ये जो हमने बसेस सर्विस मंगवा रहे हैं ये पूरे सिंध भर के लिए मंगवा रहे हैं और हमारा इसमें टारगेट ये है कि ट्रांसपोर्ट निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाया जाए। कल परसों भी मेरी मीटिंग हुई थी जिसमें लियारी एक्सप्रेस वे जो है वो एक बहुत तवील रूट है, उसमें हम कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक बसेस लियारी एक्सप्रेस वे पर चलाई जाएँ और इलेक्ट्रिक बसेस वहाँ चलने से लोगों का ना सिर्फ सफ़र आसान होगा, लियारी एक्सप्रेस वे की ट्रैफिक में कमी आएगी, प्लस लोगों को एक मुनासिब कीमत में वो सर्विस मुहैया हो सकेगी। इसके साथ साथ जो एक अहम चीज़ मुझे वो बतानी थी, वो ख़ास तौर पर कराची के लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको पता है कि निगलेरिया जो है वो फिर जन्म दिया है उसने, और वज़ीर बल्दियात साहब और वाटर बोर्ड जो उस पर काम कर रहा है, क्लोरीन को मिकदार को भी बढ़ा रहा है ताकि निगलेरिया से बचा जा सके। लेकिन एक गुजारिश मेरी होगी पूरे कराची के आवाम से, क्योंकि शिकायतें कराची से ज़्यादा आ रही हैं, इसलिए मैं सिर्फ कराची के लोगों को मैं वो कर रहा हूँ कि वज़ू करते हुए बराए मेहरबानी नाक में पानी डालने से आप लोग गुरेज करें। हमने लास्ट टाइम भी मुझे याद है कि जब ये निगलेरिया आया था तब हमने काफ़ी उलमाए कराम से फतवा भी ली थी और उलमा कराम ने कहा था कि आप जो है नाक के अंदर पानी को ना डालें ताकि आप इस निगलेरिया जैसे, क्योंकि ये निगलेरिया एक जरासीम है जो कि ब्रेन ईटर होता है, जो आपके ब्रेन में जो है वो एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म का जो है कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एक तो जो एहतियाती तदाबीर हैं कि आप क्लोरीन अपने घरों में भी इस्तेमाल करें, लेकिन अपनी टैंक्स में भी इस्तेमाल करें, लेकिन गवर्नमेंट भी कर रही है, लेकिन एहतियातन मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि हर इंसान की कीमती जान से इम्पॉर्टेंट कोई चीज़ नहीं है। तो इसलिए निगलेरिया के लिए बराए मेहरबानी करके मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि वज़ू के लिए आप भले अपने उलमा कराम से, मौलवी साहबान से भी पूछ लें, नाक में पानी ना डालिए। कराची के तमाम लोगों को मेरी गुजारिश होगी, ये एक पब्लिक सर्विस मैसेज है, तो मैं चाहता हूँ कि इस पर मीडिया ज़रूर फोकस करे। अब मैं आता हूँ जी, इन दोनों चीज़ों के बाद मुल्क की तारीख़ में एक नहायत ही अहम जो है दिन साबित हुआ, और वो साबित हुआ इमरान खान का BBC में इंटरव्यू। अगर वो इमरान खान का BBC में इंटरव्यू कोई देख ले तो मैं समझता हूँ कि अब इमरान खान ख़ुद भी चाहें और उस लाडले को बचाने वाले जो हमेशा कूद पड़ते हैं लाडले को बचाने के लिए, वो भी चाहें, तो अब इमरान खान का कानून के शिकंजे से बचना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। और वो बात क्यों कर रहा हूँ, अगर आपने
कल तो खैर इमरान साहब ने ये पता नहीं परसों इंटरव्यू दिया, लेकिन कल नशर हुआ, ये पता चला, क्योंकि सहाफ़ियों से हमारे भी ताल्लुकात हैं, जर्नलिज्म से हमारा भी वास्ता है, कि इमरान खान ने BBC में इंटरव्यू देने के बाद जब उसको पता चला कि मैंने क्या क्या कह चुका हूँ, उसने BBC को अप्रोच किया कि मेरे इंटरव्यू को नशर ना किया जाए। अपने ही इंटरव्यू को इमरान खान ने रुकवाने की कोशिश की, क्योंकि इंटरव्यू देने के बाद उसने अपने कानूनी माहिरीन से बात की होगी। कानूनी माहिरीन ने तो कहा होगा उसको कि भाई अब तो जो है इमरान खान तू तो गया, अब तो तू गया, अब कोई भी अदालत तुझे इसलिए नहीं बचा सकती कि तुम सारी चीज़ें अपनी एडमिट कर चुके हो उस इंटरव्यू में। उस BBC वाले इंटरव्यू में इमरान खान अपने ये क्या कहते हैं इकरार जुर्म वो कर चुका है। इससे पहले इमरान खान की हमेशा सियासत ये रही है अपनी मर्जी से अपने मर्जी के जर्नलिस्ट सामने बिठाना, उनको प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुलाना, जमान पार्क में हो या बन्नी गाला में मर्जी के जर्नलिस्ट को बुलाना, उनको इंटरव्यू देना। कभी भी इसने किसी अच्छे मतलब मैं जर्नलिस्ट सबके लिए एहतराम है, कोई ऐसा जर्नलिस्ट जिसके लिए मशहूर हो कि जी वो बायस नहीं है, वो न्यूट्रल है, उसको कभी उसने इंटरव्यू नहीं दिया। मर्जी के सवालात प्लांट करवाए और मर्जी के जवाब दिए। मर्जी यूट्यूबर्स भी इस तरह मर्जी के बैठाए, उनको जवाब दिए। BBC वाले उसके अब गले में पड़ गए हैं। अब मैं थोड़े सवालात पे आऊँगा। ये BBC ने उनसे सवाल पूछा, जी आपका कहना है कि आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं, मगर आपकी पोजीशन तो सिवाय बज़ाहिर बहुत कमज़ोर नज़र आ रही है, मुज़ाकरात की मेज़ पर रखने के लिए आपके पास ऑफ़र करने के लिए क्या है? खान साहब फरमाते हैं, देखो मेरी पोजीशन इस वक्त कमज़ोर होगी जब मेरा वोट बैंक कम होगा, वैसे भी इस वक्त तो मुल्क में मार्शल लॉ लग चुका है। अब ये खान साहब ये बात कर रहे हैं, इसमें खान साहब खुद फंसते हैं। सबको पता है कि खान साहब की हुकूमत को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए निकाला गया, और उसके बाद आप जो इस मुल्क में आपने किया, जो 9 मई को किया या बाकी आपके जितने भी कारनामे हैं, उसके बाद एक इलेक्टेड हुकूमत की मौजूदगी में आप पर ये मुकदमा कायम हुए और आपको वो फेस करने हैं। लेकिन आप सिर्फ सवालों को घुमाते रहे। उस खातून ने दोबारा उनसे पूछा कि जी फिर भी बताएं कि आपके पास पेश करने के लिए क्या है, तो उसको भी इमरान खान टालते रहे। जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो सवाल करती है खातून के, माजरत सर ये मेरे सवालों के जवाब नहीं, लेकिन चलें आगे चलते हैं। आपके लीडर और कारकुन ये कहते हैं कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, इसका मतलब क्या है? ये बहुत ही ख़तरनाक बात बताने जा रहा हूँ। इमरान खान फरमाते हैं इसका सीधा मतलब ये है कि मुझे जेल में डाला गया तो फिर रिएक्शन होगा 9 मई जैसा। इमरान खान ने फरमाया कि मुझे जेल में डाला गया तो दोबारा रिएक्शन होगा 9 मई जैसा। तो उस पर उसको एंकर कहते क्या आप धमकी दे रहे हैं? उसे वर्ड के क्या आप थ्रेट दे रहे हैं? बोले मैं थ्रेट नहीं दे रहा, मेरे कारकुनों की मैं रेड लाइन हूँ, अगर मुझे जेल में डाला गया तो दोबारा ये रिएक्शन होगा। तो लीडर वो एंकर को कहती है कि आपका मकसद ये है कि जो आपने 9 मई को किया, मैं खुद इस्लामाबाद में विटनेस हूँ कि मेरे सामने आपके वर्कर्स कारकुनान पुलिस पे लाठियाँ मार रहे थे, पुलिस पे पथराव कर रहे थे, जलाओ घेराव कर रहे थे। तो इमरान खान ने और फिर से ये पूछा जी आपके इस वक्त वर्कर्स या लीडर जेल में हैं? तो उसने कहा जो जेल में उनसे मेरा ताल्लुक नहीं है। इमरान खान कहता है कि जो लोग जेल में हैं उनसे मेरा ताल्लुक नहीं है। तो जिन जिन लोगों को इमरान खान ने इस्तेमाल किया, जिन जिन लोगों को इमरान खान ने इस्तेमाल किया कि वो रियासत के ख़िलाफ़ हमले करें, वो रियासत के ख़िलाफ़ इस तरह की कार्रवाइयाँ करें, वो मुल्क के ख़िलाफ़ साजिशें करें, वो जलाओ घेराव करें, उनको अब इमरान खान ने लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है। जो लोग जेलों में इमरान खान की वजह से पड़े हुए हैं, तो ये भी एक आई ओपनर है। फिर वो सवाल करती है कि लेकिन सर आप तो जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, तो ये क्या जमहूरी बात है कि आपको गिरफ्तार किया गया
तो आर्मी की तनसीबात को तबाह कर देंगे, क्या ये जमहूरी रवैया है? वो एंकर पूछती है। उस पर इमरान खान जवाब देते हैं, आप नहीं जानती पाकिस्तान में कोई रूल ऑफ लॉ नहीं, ईंट आएगी तो जवाब पत्थर होगा। फिर उससे सवाल पूछे, सर आपकी बात से ये तो साफ जाहिर हो रहा है कि आप धमकी दे रहे हैं। खान फरमाते हैं जी कि मैंने धमकी नहीं दे रहा, मैं पार्टी लीडर हूं, पार्टी धमकी लगा रही है और मैं पार्टी की रेड लाइन हूं। तो अब सवाल यह है कि ये जो शख्स इस वक्त मुल्क में मजीद इंतशार फैला रहा है और रियासत को धमकी दे रहा है कि अगर रियासत ने इमरान खान को गिरफ्तार किया केपीके की बीआरटी की चोरी पे, मनी लॉन्ड्रिंग पे, रियासत उसको गिरफ्तार करती है अल कादिर ट्रस्ट के इस पूरी ट्रांजैक्शन पे, अगर रियासत इमरान खान को गिरफ्तार करती है जो भी फंड्स इल्लीगली लिए गए और इल्लीगली इस्तेमाल किए गए अपने ख़ानदान के अयाशियों पे, अगर हुकूमत उसको गिरफ्तार करती है कि जितने भी करप्शन के बड़े बड़े मेगा स्कैम्स उसके लिए मौजूद हैं, 9 मई को भी एक मिनट में साइड में रख दूं, जितने करप्शन के स्कैंडल्स उसके लिए मौजूद हैं, तोशाखाना के केसेस उसके ऊपर मौजूद हैं, फराह गोगी के मुकदमे उसके ऊपर मौजूद हैं, जो किकबैक्स पंजाब में ली गई उसके लिए उसके फैमिली के लिए मौजूद हैं, जो सिलाई मशीनों के नाम पर अरबों रुपए यहाँ से बाहर भेजे गए और बाहर भेजकर जो प्रॉपर्टीज़ खरीदी गई, वो सारे मुकदमा इमरान खान के खिलाफ मौजूद हैं। अगर रियासत, अब मैं ये पूरी बात करने का मकसद क्या है, जो मैं इंटरव्यू को कोट कर रहा हूँ, ना ही मैं बीबीसी का नुमाइंदा हूँ, ना ही ये मेरा काम है, लेकिन मैं सारी चीज़ों का मकसद समझाना चाह रहा हूँ कि मकसद क्या है। मकसद है कि इमरान खान के ऊपर उसकी गर्दन में करप्शन के इल्ज़ामात के साथ साथ फंदा करीब हो जा रहा है। जो अल कादिर ट्रस्ट है उसमें इमरान खान मुकम्मल तौर पे इन्वॉल्व्ड है और वो चीज़ वो एडमिट 10 दफ़ा मुख्तलिफ तरीक़ों से कर भी चुका है। इसी तरीके से मैंने कहा तोशाखाना, बीआरटी, केपीके, करप्शन के जितने भी मेगा स्कैम्स उसमें इमरान खान का हाथ डायरेक्ट मौजूद है। अब उसने ये बनाया है पूरा नैरेटिव के, क्योंकि मेरे खिलाफ करप्शन के जो नैरेटिव वो मजबूत होता जा रहा है, मेरे ऊपर करप्शन इल्ज़ाम नहीं, मैं रियासत से लड़ रहा हूँ, मैं इस्टेब्लिशमेंट से लड़ रहा हूँ, मैं हुकूमत से लड़ रहा हूँ, मैं पीपल्स पार्टी से लड़ रहा हूँ, मैं PMLN से लड़ रहा हूँ, इसलिए मेरे खिलाफ कार्रवाई हो रही है। जो एक्चुअल वजह है कार्रवाई की, जिसकी वजह से सारा ये तमाशे हुए, वो इसके ऊपर करप्शन के स्कैम्स थे। इमरान खान को जब अरेस्ट किया गया, वो किस केस में अरेस्ट किया गया? वो किसी दंगे फसाद में अरेस्ट नहीं किया गया था। इमरान खान को अरेस्ट किया गया था अल कादिर ट्रस्ट में, नैब ने उसको अरेस्ट किया, नैब ने उसको गिरफ्तार किया करप्शन पे, चोरी पे, पाकिस्तान के अवाम के जो पैसे उस पर डाके मारने पे इमरान खान को अरेस्ट किया गया, पाकिस्तान के अवाम को धोखा देने पे उसको अरेस्ट किया गया, कि जो पैसे गवर्नमेंट की किटी पे नेशनल क्राइम एजेंसी ने भेजे थे उसको इमरान खान ने गलत जगह पे भेजे, अपने ज़ाती मफाद की खातिर, अपने फाइनेंशियल बेनिफिट्स के खातिर, अपने फाइनेंशियल इलीगल गेंस के खातिर इमरान खान ने वो इस्तेमाल किए सारे पैसे, तो उस पर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया। तो जब आपको एक करप्शन केस में गिरफ्तार किया गया तो आपने नैरेटिव को, इसमें भी इमरान खान कामयाब हुआ, मैं आपको बताऊं, इसमें भी इमरान खान कामयाब हो गया। इमरान खान ने लड़ाई दूसरी तरफ ले गया कि ये मेरी करप्शन की कहानी नहीं है, ये मेरी करप्शन लड़ाई, मेरी तो स्टेट से लड़ाई है, मेरी इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई है, मेरी आर्मी से लड़ाई है, मेरी पीपुल्स पार्टी से लड़ाई है, मेरी PMLN से लड़ाई है, मेरी PDM से लड़ाई है, इसलिए मुझ पर कार्रवाई हो रही है। तो ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई लोगों के जहन में, वो लोग जो वाकई शायद इससे थोड़ी बहुत लगाव रखते थे, उनके जहन में ये चीज़ डालने की बात की गई कि मैं क्योंकि इनके खिलाफ बात कर रहा हूँ इसलिए मुझे गिरफ्तार किया गया, मैं असल में बहुत बड़ा लीडर हूँ। ये बहुत बड़ा लीडर नहीं है, ये बहुत बड़ा डकैत है। इसकी डकैतियां साबित हो चुकी हैं और इसकी डकैतियों में अब इसको मुल्क का कोई भी कानून इसको वो रियायत नहीं दे सकता। जो भी इसको इलीगल रियायतें मिलती आ रही थी वो सारी गलत, गैर कानूनी, गैर आईनी और जाती पसंद और नापसंद की बिना पर थी। मजीद इसको रिलीफ देना इस मुल्क के साथ ज्यादती है। और 9 मई को जिस तरह उसने, पहले 9 मई को कितने नैरेटिव चेंज हुए, तो ये उसी तरीके से नैरेटिव चेंज होते रहे जैसे पहले नैरेटिव चेंज होते रहे कि जी मुझे तो अमेरिका ने निकाला है, फिर कहा जी मुझे आर्मी ने निकाला, फिर कहा जी मुझे
पीडीएम ने निकाला, फिर किसी और का नाम ले लिया। तो आप मुस्तकिल तौर पे हर जगह पे हर नैरेटिव देते रहे, पाकिस्तान की आवाम को नैरेटिव देते रहे कि आप जो है आपको बैरून मुल्क किसी साजिश के तहत निकले, और वहां के वेस्ट को आप ये नैरेटिव देते रहे कि मुझे जी यहाँ के एस्टेब्लिशमेंट ने निकाला है। तो आपने जानबूझ के उन इदारों के खिलाफ एक जहर उगलाया, लोगों के जहनों में, दिलों में, या अपने सपोर्टर्स के जहन में आपने एक सोची समझी साजिश के तहत वो जहर पैदा की, जिसमें आप कामयाब हुए। जो आपने झूठे नैरेटिव पैदा किए, आपने लोगों को, तभी यह हुआ कि जब 9 मई को आपको गिरफ्तार किया गया करप्शन के केस में, करप्ट प्रैक्टिस में आपको गिरफ्तार किया गया। तो आपने, आपके लोगों को, जो आपकी ट्रेनिंग थी, जो पीछे लोगों की डायरेक्शंस थी, आपके सेकंड ईयर की डायरेक्शंस थी, आपके घरों से जो डायरेक्शन जा रही थी, उनको पैगाम दिया गया कि आपने ये हमले करने जीएचक्यू पे या कोर कमांडर हाउस पे, आपने अपनी पूरी लड़ाई को उस तरफ डाइवर्ट इसलिए किया ताकि आप कोई कौमी हीरो बन सकें कि आप कोई बहुत बड़े कोई महाज पे निकले हुए हैं। आप किसी महाज पे नहीं निकले हुए। आपने अपने ऊपर वो जो आपके ऊपर करप्शन के वो एक पक्के सबूत मौजूद हैं, उसको डाइवर्ट करने की कोशिश की आपने कि आप बहुत बड़े कोई इनकलाब लाने चाह रहे थे मुल्क में। आप कोई इनकलाब नहीं लाना चाह रहे थे, और आपके खिलाफ कोई अभी तक किसी इदारे ने वो सख्ती या उस तरह की चीज़ें नहीं की हैं। उन इदारों ने बर्दाश्त का, तहम्मुल का मुजाहरा किया है। अगर बर्दाश्त और तहम्मुल नहीं होता तो ना आप में मजाल थी, ना ही आपके उन गुंडों में मजाल थी कि वो स्टेट के खिलाफ इस तरह निकलते। ये स्टेट का बर्दाश्त था। स्टेट ने एक मां की हैसियत से अपना रवैया रखा कि जी ये सारे इस कौम के लोगों के खुदा न खसन पे कोई उन पे नुकसान ना पहुंचे। आज दिन तक आप वो जहर उगल रहे हैं। आपके बीबीसी के इंटरव्यूज में भी है, आपने जो फिर दोबारा वही धमकी दी है। एक मरतबा फिर धमकी दी कि मुझे अगर गिरफ्तार किया गया तो फिर ये 9 मई जैसे वाक़या दोगे। तो इसका मतलब आप 9 मई के वाक़या को ओन करते हैं, आप ओनरशिप दे रहे हैं उस वाक़ये को, और आप स्टेट को धमकी दे रहे हैं। जो कि मैं नहीं कह रहा, वो आपकी जो फॉरेन जर्नलिस्ट थी बीबीसी की, वो खुद कह रही है कि जी हाँ, आप यू आर थ्रेटिंग द गवर्नमेंट और स्टेट। तो आप अगर धमकियां देकर ये समझते हैं कि स्टेट कमज़ोर है, स्टेट कमज़ोर नहीं है। आप कितने भी जहर उगल लें सोशल मीडिया के ज़रिए, लोगों को जहनों में आप कितना भी जहर उगलें, लेकिन पूरी कौम, ये मुल्की इदारे सब एक पेज पर हैं। आप जैसे कुछ लोग जो ज़बरदस्ती थोपे गए, जो ज़बरदस्ती इम्पोज किए गए इस कौम के ऊपर, वो फितना फसाद इसीलिए फैला रहे हैं कि आप कभी पॉलिटिकल शख्स थे ही नहीं, आपकी पॉलिटिकल ज़हनियत थी नहीं। आपको एक इम्पोज किया गया, आपको इस मुल्क पे, इस सल्तनत पे, इसके मुल्क के लोगों पे ज़बरदस्ती थोपा गया, और वो नतीजा आपने वो थोपने वालों को भी दिया, वो नतीजा आपने इस मुल्क को भी दिया, इस मुल्क के नौजवानों को भी दिया। तो लेकिन इस इंटरव्यू के बाद मैं समझता हूँ कि इमरान खान ने अपने सियासी बातचीत के दरवाजे भी इस इंटरव्यू के बाद ख़त्म कर दिए। जिस तरह वो ओपन धमकी दी, मुझे बताएं पाकिस्तान के कौन से लीडर ने इस तरह धमकी दी है? गिरफ्तारियां किस किस की नहीं हुई हैं? पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप ने जान के नजराने दिए, कभी स्टेट को धमकी नहीं दी। गिरफ्तारियां दी हैं, कभी स्टेट को धमकी नहीं दी, और वो सीरियस जेन्युइन लीडर थे। आप लीडर नहीं हो, आपके पास एक चीज भी नहीं है जो आप मुल्क को, कौम को बता सको कि आपने इस मुल्क और कौम के लिए कुछ किया है। जिन लोगों ने, जिन पार्टियों ने इस मुल्क के लिए जान के नजराने दिए, इस मुल्क को एटमी ताकत बनाया, इस मुल्क को कॉन्स्टिट्यूशन दिया, इस मुल्क के अवाम को ज़बान दी, इस मुल्क के अवाम को हुकूक दिए, किसानों को, गरीबों को हुकूक दिए, उसने आज तक मुल्क में धमकी नहीं दी। आपने इस मुल्क को कुछ नहीं दिया। आपने सिर्फ इस मुल्क को हर तरीके से लूटा है, मुल्क के साथ फ्रॉड किया है, मुल्क की अवाम के साथ में फ्रॉड किया है, और आज आप इस मुल्क की अवाम को, इस मुल्क को धमकी दे रहे हैं। ये धमकी आप गवर्नमेंट को नहीं दे रहे, ये धमकी आप इस सल्तनत को दे रहे हैं, इस मुल्क को धमकी दे रहे हैं। मुल्क को आप आंखें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और मुल्क इतना ना कमज़ोर है, ना मुल्क की हुकूमतें इतनी कमज़ोर हैं कि आपकी इस गीदड़ भपकियों में आएँ।